8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए गरीब, युवा, नारी और किसानों का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण ने प्रस्तुत की प्रगति और सुशासन की रूपरेखा। राष्ट्रपति ने कहा, आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय। राष्ट्रपति ने कहा, असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं। सिंगोल मामले पर सपा सांसद आर.के. चौधरी के विवादित बयान पर सियासत गरमाई। भाजपा समेत एनडीए सांसदों ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने सपा सांसद के बयान को बताया तमिलों का अपमान। अनुप्रिया पटेल ने की बयान पर माफी की मांग। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना से सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी चिंटू और मुकेश रिमांड पर। कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। महाराष्ट्र में नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। दिल्ली में जारी जल संकट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। भाजपा ने कहा, केजरीवाल बन चुके हैं जल माफियाओं के संरक्षक। विकास की राह में भारत की उपलब्धियों का दौर जारी। इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर में भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्थान। भारत ने मई में लगातार छठे महीने अपना शीर्ष स्थान रखा बरकरार। सेंसेक्स भी पहुंचा ऑल टाइम हाई। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद आज राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र की मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। अभिभाषण की शुरुआत करने से पहले राष्ट्रपति ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की भी तारीफ की। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। इस दौरान उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं, किसानों, अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार 3.0 के विजन को समझाया और पिछली सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल, वैश्विक चुनौतियों, बजट, देश की ग्रोथ, किसानों समेत अन्य मुद्दों पर भी बातें रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट
सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और न ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। विकसित भारत पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम जब 2047 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो युवा पीढ़ी को भी इसका श्रेय मिलेगा। आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। पेपर लीक की घटनाओं पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में भविष्य के भारत की झलक के साथ साथ सुशासन, स्थिरता और निरंतरता दिखाई दी, जो समृद्ध भारत के विकास का पथ प्रशस्त करेगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक था और इसने प्रगति और सुशासन का रोडमैप प्रस्तुत किया। इसमें भारत द्वारा की जा रही प्रगति और आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया। उनके संबोधन में कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें हमें अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से दूर करना होगा। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि डेनमार्क भारत को दुनिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में आर्थिक रूप से विकसित होते देखने के लिए उत्सुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बारे में पूछे जाने पर स्वेन ने कहा, यह शानदार था। यहाँ क्या किया जाना है, इसका एक लंबा एजेंडा है और हम भारत को इस दुनिया की एक मजबूत शक्ति के रूप में आर्थिक रूप से विकसित होते हुए देखने के लिए उत्सुक है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को सुनने के लिए भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोड, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि संसद पहुंचे थे।
A long agenda of what has to be done here, and we look forward to see India growing economically as a strong power of this world. संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय सदन से करवाया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई दी। इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। संसद के दोनों सदनों के सांसदों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू हुआ, जिसमें की कार्यवाही शुरू हुई। पीएम मोदी ने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय सदन से कराया। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री। इससे पहले सभापति की अनुमति से हाल ही में राज्यसभा के सांसद बने 6 सांसदों, झारखंड से प्रदीप कुमार वर्मा, सरफराज अहमद, मध्य प्रदेश से माया नरोलिया, बाल योगी उमेश नाथ और बंशीलाल गुर्जर तथा बिहार से अखिलेश सिंह ने शपथ ग्रहण की। लोकसभा में जब कार्यवाही शुरू हुई तब सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई दी। 9 जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले नवनिर्वाचित सांसदों ने भी शपथ ग्रहण की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सदस्यता की शपथ ली। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर जो बयान आए हैं, उससे लगता है कि चर्चा के दौरान सदन में गहमागहमी दिखाई देने की संभावना है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाए जाने की सूचना दी और खुशी जाहिर की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने अपनी सीट से उठकर आसन और सांसदों का अभिवादन किया। Honorable members, I am pleased to inform that Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, has been appointed as the Leader of the House in the Council of State, Rajya Sabha. नए मंत्रिपरिषद का संसद के दोनों सदनों में परिचय करवाने की परंपरा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद का परिचय करवाया। उस वक्त एक अद्भुत संयोग भी देखने को मिला जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन के रूप में आसीन थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता के तौर पर विराजमान नजर आए। और कैसा था राज्यसभा का नजारा, आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। संसद में गुरुवार का दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के नाम रहा। सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी जोरदार प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ देर बाद शुरू हुई तो वहां पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय सदन से कराया। यह एक परंपरा रही है, रवायत रही है कि प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रिपरिषद को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसी दौरान यह जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में बीजेपी के नेता सदन होंगे, यानी राज्यसभा में वो नेता सदन होंगे, जबकि विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से काम कर रहे हैं। यह एक महज संयोग कहें कि दोनों
पार्टियों, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आमने सामने होंगे। एक राज्यसभा में नेता सदन होंगे जबकि दूसरे नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से सदन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ एक दिनों तक हम कह सकते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता तब तक राज्यसभा में यह एक अद्भुत संयोग देखने को मिलता रहेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दूरदर्शन संवाददाता राजेश राज से बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विपक्ष को सही जवाब दिया। साथ ही 1975 में जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वही संविधान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। मांझी जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है कि सरकार का आईना होता है, कैसे आप देखते हैं? एक कांग्रेस वालों ने जो चुनाव संपन्न अभी हुआ उस समय बहुत हल्ला किया कि संविधान का खतरा है अगर एनडीए की सरकार आ जाएगी तो वैसी परिस्थिति में जो संविधान को चूर चूर किया, जनतंत्र जमहूरियत को जिन्होंने हाशिए पर ला दिया, वो आदमी संविधान की चर्चा कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में संविधान के बारे में एनडीए का क्या नजरिया है शो करना बहुत जरूरी था। और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ उससे ये स्पष्ट हो गया कि 1975 में जो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं वही आज संविधान की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान विधि सम्मत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी विधि सम्मत काम हो सकता है कर रहे हैं। तो ये जनता में जाना चाहिए था कि वाकई संविधान का रक्षक कौन है। वही है चोर मचावे शोर, वो लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इसके लिए जवाब देना बहुत जरूरी था पार्लियामेंट के स्तर पर, जो महामहिम राष्ट्रपति ने दिया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, राष्ट्रपति के भाषण से सब कुछ साफ हो गया। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सेंगोल हटाने की मांग पर बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तमिल का अपमान न करे। संगोल हमेशा चर्चा में रहा, जब सदन में रखा गया तब भी चर्चा में रहा, आज फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी ने संगोल को लेकर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के लिए। सर, समाजवादी पार्टी विपक्ष ने फिर संगोल पे सवाल उठाए, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समाजवादी पार्टी के पूछना चाहता हूँ, उनका तमिल लोग का बारे में कुछ पता क्या? उनका कुछ भी नहीं पता। ये सेंगोल तमिल कल्चर है, ये सेंगोल तमिल का संस्कृति है, हमारा तमिल का परंपरा है। इस सेंगोल के लेके अभी पॉलिटिक्स करने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करने चीज़ से नहीं है, ये सेंगोल है। इस सेंगोल लेके पॉलिटिक्स मत कर लो, तमिल लोग का अपमान मत कर लो। ये समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रहे तमिल लोग का अपमान करने के लिए ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। तमिल लोग का अपमान मत कर लो। इस सवाल ये भी सर कि जो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि संगोल हटा के संविधान को वो आगे लेकर आ रहे हैं। देखो, संविधान हमारा प्रधान है, हमारा प्रधानमंत्री जी सारे टाइम 3 बार प्रधानमंत्री फर्स्ट 2014 में हमारा प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा भगवत गीता बोल के ये गवर्नमेंट बना। 2019 में भी हमारा प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करके लिया। अभी भी 2024 में भी सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन रख के कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रधानमंत्री नमस्कार करके हमारा प्रधानमंत्री जी किया। सो ऐसे ये लोग समाजवादी लोग हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन का लेके बोलने के लिए कोई उनका राइट्स नहीं है। अभी ये बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में क्या होगा, ये 20 to 35 पीपल
मर गया इलिसिट शराब पी के। इसमें कौन सरकार है? क्यों हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे वो he didn't open his mouth, he didn't even condemn the incident, he didn't told the condolence also, and Stalin didn't visit, Stalin the chief minister in the black, he didn't visit the spot, even Rahul Gandhi didn't open the mouth. So why their Dalit people are died, they didn't bother about that, so they don't have any right to talk about this. Thank you. कैमरामैन प्रवीण के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सेंगोल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के विवादास्पद बयान पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को हटाकर संविधान स्थापित करने की बात कही थी, जिसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सेंगोल धर्मदंड है और ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। ये सेंगोल इतिहास पढ़ लें, ये धर्मदंड है। जब एक राजा दूसरे राजा का परिवर्तन होता था चोलास के समय में, तब की यह परंपरा है। इसका कोई किसी लोकतंत्र से मतलब नहीं है। ये मतलब है सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण, और ये सेंगोल उस धार्मिक मर्यादा का परिचय था जिसको आपको फॉलो करना है, राजा हो या प्रधानमंत्री हो। इसीलिए वो नेहरू जी ने स्वीकार किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी के सेंगोल पर दिए गए बयान पर शंकरलाल सुंदरभाई शासन जैन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रमा देवी का कहना है कि सेंगोल धर्म कर्तव्य के उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। इसे राजगुरु या पुजारी द्वारा राजा को सौंपा जाता है। दंड का मतलब दंड नहीं, बल्कि धर्म कर्तव्य का उत्थान है। सेंगोल तमिल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और हम इसे अपनी संसद में देखना चाहेंगे। एक भारतीय के तौर पर यह अनुरोध है कि सेंगोल को संसद से न हटाया जाए। In our very literature, Tamil literature, in Tirukural, Tiruvalluvar also has talked about Sengol. So there is a separate adhikaram for Sengol called as Sengonmai. So what is the actual thing is, whether it is in those days, nowadays we have a ruler. In those days he is called as Raja. So the Raja, for him, the upholding the Dharma, that is the scepter or Sengol. So in those days, in the Sengol, if he is a Shaivite king, the top of the danda or the scepter, there will be a Rishabha. The Rishabha is the symbol or the representation of Dharma, that is upholding the Dharma. Nowadays, modern day, we have the ruler. The same rule applies to modern day also. So the scepter or the Sengol, it is the representation for upliftment of Dharma. लेखक और इतिहासकार डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी सेंगोल के महत्व को समझा रहे हैं। उनका कहना है कि सेंगोल शब्द संगम साहित्य से आया है। भारतीय भाषाओं में इसे धर्मदंड कहा जाता है। प्राचीन काल में सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल की इसी पद्धति से होता था। धर्मदंड का अर्थ है कि भूमि का शासन धर्म से बंधा हुआ है। सेंगोल मानव स्वभाव और पृथ्वी के सभी पहलुओं के साथ समन्वय के विचार को दर्शाता है। We call this Sengol in Tamil. Here the Sengol means glorious. Gol obviously means the measure, the rule. So we have a beautiful term. This comes to us right from Sangam literature, what we call Sengol. And in the Indian languages, the Bharata languages, we call it as Dharma Danda. So if you really look at this, the word Sengol and Dharma Danda, they both are very equal, in the sense Sengol means glorious, Kol meaning a measuring stick. And here again, Dharma and Danda. We normally tend to say, oh, Danda means punishment. But Danda actually is a measuring stick or like a yardstick. लेखक सुधा शेषियान ने भी सेंगोल के महत्व को समझाया है। The Sengol is indicative of justice. It is called the Rajdand, but it is the Niti Dand. The common equivalent given to the word Sengol is
another word, scepter. And people tend to think that the king held the scepter in hand, and the scepter is indicative of monarchy. However, the Tamil word Sengol is not indicative of monarchy but is indicative of justice. वहीं तुगलक प्रकाशन के पूर्व प्रकाशक तुगलक सीनू ने कहा कि सेंगोल न्याय का प्रतीक है। The Sengol of India served as symbol of justice. When our Indian kings ruled India, the Sengol served to establish justice, impartial judgment, and to promote the overall goodwill of the people. When India attained independence, a Sengol was presented to the first government of India as a token of the righteous land that India is. It was rightfully established in the parliament by the present government, which is truly a great honor for Tamil Nadu and has retained its rightful position now. बुधवार को कांग्रेस ने विवादित बयान देने वाले सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया था। इसके बाद से कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा की दोबारा नियुक्ति पर शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पूनावाला ने राहुल गांधी को सैम पित्रोदा का चेला बताया है। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है, वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। पूनावाला ने आगे कहा कि सैम पित्रोदा ने संविधान का अपमान किया था, ऐसे में दोबारा उन्हें कांग्रेस द्वारा पद प्रदान करने से कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। आजकल जो चेले हैं वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, जय संविधान भी बोलते हैं। गुरु ने संविधान पे भी अपना विशेष ज्ञान जो है प्रकट किया है। संविधान के विषय में गुरु ने कहा है कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी का क्या योगदान था? योगदान था तो नेहरू जी का था। यह गुरु जी का बयान था, ट्विटर पर ट्वीट भी है उनका। मतलब कि आज राहुल गांधी जी ने सैम पित्रोदा की अपॉइंटमेंट और कांग्रेस पार्टी ने उनकी अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करते हुए अंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान किया है, संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया है। कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीरा, शैवा, लिंगायत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। फिलहाल कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री के पद पर वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिव कुमार हैं, सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना, आवास मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली समेत कई अन्य नेताओं ने इस हफ्ते राज्य में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला उठाया था। ये सभी नेता सिद्धरामैया के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर पानी की कमी की नाकामी का जो है एक तरीके से जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता है और आप सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए एमसीडी के अंदर सदन में भाजपा पार्षदों ने मटके को लेकर प्रदर्शन किया। सदन में हंगामे के बाद उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। भाजपा एमसीडी के बाहर भी पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए पानी की समस्या पहले की तरह ही बरकरार है। लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम लोगों की परेशानियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
इस बीच अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के लोगों को मजबूरी में टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। वहीं नल में यदि पानी आ रहा है तो वो भी गंदा, पानी इस्तेमाल करने योग्य ही नहीं है। ऐसे में दिल्ली की जनता पानी की आपूर्ति को लेकर बेहद परेशान है। उधर दिल्ली के ओखला और कुसुमपुर इलाके में पानी के लिए परेशानी बरकरार है। इन इलाकों में टैंकर के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जा रही है। पानी का दिक्कत तो है अभी, ठीक है, सप्लाई का पानी आता है लेकिन गंदा आ रहा है, उससे पानी हम लोग यूज नहीं कर। पानी तो दिल्ली में पानी है नहीं और दिल्ली दूसरे देश पर निर्भर राज्य पर कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गर्मी के दिन में दिक्कत है। कमी तो बहुत दिन से चल रही है, 2 महीने हो गए जो, तो 3 महीने बाद जब तक पानी हो रहा है जो है गर्मी को पानी की कमी हो रही है। बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। सर पानी हम लोग ड्यूटी जाते हैं, टाइम से पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। पानी अगर टाइम से मिल जाए तो हर आदमी की समस्या दूर हो जाए। जो दिल्ली में जारी जल संकट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। एमसीडी सदन में प्रदर्शन करते हुए पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पार्षदों ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करने में विफल रही है, लिहाजा केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का हक नहीं है। वहीं जल संकट पर केजरीवाल को घेरते हुए भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताकर सत्ता में आने वाले केजरीवाल अब जल माफियाओं के संरक्षक बन चुके हैं। दिल्ली का हर इलाका पानी की कमी से त्रस्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में मस्त है। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है। 10 साल हो गए केजरीवाल को। दिल्ली में दोनों कमांड टैंकों के अंदर पानी आता है केवल 17-18 MGD। बिजवासन के अंदर 1 MGD पानी कम है। वहां के लोगों को 5 MGD पानी चाहिए। पालम के अंदर 1.5 MGD पानी कम है। उन लोगों को 4.5 MGD पानी चाहिए। केजरीवाल साहब, शीला दीक्षित 850 टैंकर में घोटाला करती थी, तूने तो और टैंकर माफिया बनाकर 300 ज्यादा बना दिए। दिल्ली के झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा है, अनऑथराइज कॉलोनियों को पानी नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, गलियां टूटी पड़ी हैं, जल जमाव है। अभी कोई तैयारी नहीं है मॉनसून के आने की, इसलिए जहां पानी हो रहा है जल जमाव हो जा रहा है। तो दिल्ली की जनता अब कितना बहिष्कार करे, कितना बर्दाश्त करेगी, इसलिए दिल्ली की जनता ने कर दिया आम आदमी पार्टी का बहिष्कार। उधर दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में लोग अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए त्रस्त हैं। बिजवासन, पालम सहित राजधानी के कई हिस्से पानी की किल्लत को झेलने को मजबूर हैं। जल संकट से जूझते दिल्ली में सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। जल संकट के बीच टैंकरों से साफ पानी नहीं मिलने से भी लोगों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और दिल्ली की जनता जल संकट और अन्य समस्याओं के बीच पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उपयुक्त वातावरण को बढ़ावा देने और MSMED अधिनियम में आवश्यक कानूनी सुधारों पर चर्चा और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए उद्यमी भारत MSME दिवस कार्यक्रम का गुरुवार को आयोजन किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने उद्यमी भारत MSME दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर MSME राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आने वाला वक्त MSME सेक्टर का है और PM मोदी की प्रेरणा से सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम विकास की रफ्तार को और गति प्रदान करेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है और इस पर रेजोल्यूशंस आएंगे और उस रेजोल्यूशन के साथ साथ हम लोग मंत्रालय में वो आगे प्रस्ताव बढ़ाएंगे और बढ़ा करके किस तरह से फैसिलिटेशन होगा जिससे हमारे गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और उनको हम आगे बढ़ा सकेंगे। आज यही है और ऐसा ही करके कि हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को हम लोग मिटा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खादी की रिकॉर्ड बिक्री पर खुशी जताते हुए कहा कि खादी क्षेत्र को मजबूती देते हुए इसके निर्यात पर भी जोर दिया जाएगा।
खादी में खास करके प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफ़ी जोर दिया है खादी के विकास के लिए, तो निश्चित रूप में खादी को प्रोत्साहन मिला है, तो वो रिकॉर्ड बिक्री किए होंगे, रिकॉर्ड लाभ कमाए होंगे, तो ये अच्छी बात है और बढ़े उनका बिक्री और वो सिर्फ देश ही में नहीं विदेश में भी उनका एक्सपोर्ट हो, इस तरह की व्यवस्था होगी। वहीं एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। ये एमएसएमई में 39% महिला, इसीलिए आप सब हम सब मिलके महिला को हम मदद देना है, क्योंकि महिला अपने गांव में अपना शहर में रह के ये काम कर सकती है एंड आगे बढ़ सकती है एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है। महिला का हाथ में पैसा आए तो वो अच्छा काम के लिए इस्तेमाल होती है। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को राहत देते हुए कई ब्रिटिशकालीन कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कई कानूनी प्रावधानों को और आसान बनाया जाएगा। अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसकी स्पिरिट को आपको समझना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई टीम पहल और यशस्विनी अभियान को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई मंत्रालय और गोवा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए।